1973, शहर पंजाब। चारों तरफ खौफ का माहौल। लोग अपने घरों से तो निकले, लेकिन कभी वापस लौटे ही नहीं। आखिर ये लोग कहां गए? जब इस सवाल को खोजने जसवंत सिंह खालड़ा निकले, तो एक एक करके पंजाब पुलिस के काले चिट्ठे बाहर आ गए। चिट्ठे वो भी जिसमें 25,000 लावारिस लाशों का पर्दाफाश हुआ। और इस आंकड़ों को देखकर सहम गए लोग। इन 25,000 लाशों के पीछे कितने राज दबे थे? इन्हीं काले चिट्ठों का राज खोलेगी फिल्म पंजाब 95। दरअसल इस फिल्म में रक्षक के भक्षक की पूरी कहानी दिखाई जाएगी, लेकिन इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी है और साथ ही ये कहा है कि अगर इस फिल्म को रिलीज करना है तो 120 कट लगाने होंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं इससे जुड़ी पूरी कहानी। पंजाब 95। आखिर इस फिल्म का नाम पंजाब 95 भी क्यों रखा? दरअसल इस फिल्म में जिसकी किरदार को दिखाया जा रहा है, उनकी मृत्यु 1995 में हुई थी। जी हाँ, जसवंत सिंह खालड़ा ही वो शख्स हैं जिनकी मृत्यु अकस्मात या फिर किसी एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि पंजाब पुलिस की साजिश से हुई थी। इसलिए फिल्म भी जसवंत सिंह खालड़ा पर ही बनी है। अब जब इस फिल्म को रिलीज होने से रोक दिया गया है, तो लोगों के मन में इस फिल्म की डिटेल्स जानने की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है कि आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में और कौन है जसवंत सिंह खालड़ा। जसवंत सिंह खालड़ा एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने पंजाब पुलिस द्वारा 25,000 से ज्यादा सिख लाशों का पर्दाफाश किया था। जी हाँ, 25,000। चलिए इसकी कहानी को थोड़ा शुरू से समझते हैं। बात है 1973 की, जब खालिस्तानी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। फिर 1980 के दशक में जब पाकिस्तान के सपोर्ट से आतंकियों ने पंजाब में दहशत फैलानी शुरू की, तो उस वक्त पंजाब पुलिस इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। फिर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और उसके बाद जो सिख विरोधी दंगे हुए, उन्होंने हालत और भी बिगाड़ दिए। इसी मुश्किल दौर में राजीव गांधी की सरकार ने महाराष्ट्र के एक जाने माने IPS अफसर जूलियो फ्रांसिस रिबेरो को पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी सौंपी। 1986 में जब जूलियो फ्रांसिस रिबेरो ने पंजाब पुलिस के DGP का पद संभाला और पद संभालते ही उन्होंने गोली का जवाब गोली का नारा दिया। ऐसे में उन्होंने एक आर्म्ड फोर्स और डिस्टर्ब एरिया एक्ट, स्पेशल पावर एक्ट कानून बनाए। इस एक्ट से पुलिस वालों को और भी ज्यादा पावर मिल गई थी। लेकिन 1988 जूलियो फ्रांसिस रिबेरो ने KPS गिल को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी थी। तब तक पंजाब पुलिस ने 800 से ज्यादा संदिग्ध आतंकवादियों को मार गिराया था, लेकिन इसके बावजूद कानून और व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, बल्कि आतंकवादियों की संख्या 101 से बढ़कर 178 हो गई थी। रिबेरो ने पुलिस कर्मचारियों को आतंकवादियों को मारने पर आर्थिक इनाम देना भी शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, जिस पर भी शक होता उसे अरेस्ट कर लिया जाता। बताया जाता है कि सिर्फ शक के आधार पर ही पुलिस ने कई एनकाउंटर भी किए हैं। इस लड़ाई में आतंकवाद के खिलाफ जंग को तो एक तरफ देश सेवा बताया गया, लेकिन दूसरी तरफ इसे कुछ लोगों ने कमाई का जरिया भी बना लिया था। उस दौरान असंख्य गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तार हुए शख्स की जानकारी से परिवार और करीबी को दूर रखा जाता था, ताकि परिवार वालों को कुछ पता न चले। लेकिन एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्यूमेंट्री इंडिया हु किल्ड द सिख में दिवंगत पॉलिटिकल एक्टिविस्ट राम कुमार नारायण ने बताया कि कई केस में पुलिस लड़कों को उठाकर ले जाती थी, झूठा केस बनाती थी और उनकी रिहाई के बदले लाखों रुपए मांगती थी। उन्होंने बताया कि साल 1992 में प्यारा सिंह नाम के आदमी को पुलिस ने अरेस्ट किया। प्यारा अमृतसर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में बतौर डायरेक्टर काम करते थे। वो अपने किसी रिश्तेदार के पास उत्तर प्रदेश गए हुए थे। पुलिस ने यूपी जाकर उन्हें अरेस्ट किया। परिवार वाले और उनके जानने वाले लोग उनकी तलाश करने लगे। पुलिस को भी पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर बैंक में उनकी कलीग और डायरेक्टर रहे जसवंत सिंह खालड़ा को पता चला कि प्यारा को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमृतसर की दुर्गियान मंदिर शमशान घाट में बिना किसी को बताए उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। खालड़ा ने जाकर जब शमशान घाट में प्यारा के अंतिम संस्कार के बारे में पूछा, तो सामने से जवाब आया कि वहां रोज 8 से 10 लाशों को लाया जाता है। इस एक शब्द के बाद खालड़ा, जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, वो खुद को रोक नहीं पाए और इसके तह तक जाने की कोशिश करने लगे। वे शमशान घाट जाकर छानबीन करने लगे। ऐसे में उनके हाथ रजिस्टर लगा।
जहां शमशान घाट के वर्कर रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते थे। उसमें कुछ लाशों के नाम, उनके जन्म स्थान नोट हुए थे, लेकिन वहीं एक कॉलम था जहां लावारिस लाशों की भी लिस्ट थी और कितनी लकड़ी खरीद के लाई जा रही थी इसका भी रिकॉर्ड था, क्योंकि एक शव को जलाने के लिए 300 किलो लकड़ी की जरूरत होती है। और इसी छानबीन में पता चला कि पुलिस अक्सर एक ही चिता पर कई शव जलाती थी। 1992 का वो आंकड़ा था जिसमें दुर्गियान मंदिर शमशान घाट में 300 से ज्यादा बेनाम लाशों का अंतिम संस्कार किया गया था, जिसके बाद ये डाटा बाहर आना बेहद जरूरी था। इसलिए किसी तरह शमशान घाट के कर्मचारियों को बातों में लगाया और दूसरी तरफ उनके साथी ने इस रिकॉर्ड्स की फोटोकॉपी करनी शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि ये सिर्फ एक शमशान घाट यही नहीं है, बाकी जगह भी पुलिस लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर रही है, वो भी बिना किसी को खबर लगे। उसके बाद वे कुछ और शमशान घाट पहुंचे, वहां से डाटा इकट्ठा किया। जनवरी तक का महीना खत्म होते होते उनके पास 3 शमशान घाट के रिकॉर्ड्स आ चुके थे। एक तरफ जहां खालरा सारे सबूतों को जुटाने में लगे थे, वहीं पंजाब पुलिस और डॉक्टर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो रखे थे। डेथ सर्टिफिकेट के लिए डॉक्टर्स को केवल वही लिखना पड़ता था जो पुलिस कहती थी। आप ये सोच सकते हैं कि वहां का माहौल कैसा होगा जब 30 अक्टूबर 1993 को एक व्यक्ति को गोली लगने के बावजूद भी जिंदा बच गया। जब डॉक्टर ने पुलिस को ये बताया तो पुलिस ने उसे वापस ले जाकर गोलियों से भून डाला। इस घटना के बाद खालरा ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में यह मामला भी उठाया, लेकिन कोर्ट ने याचिका में ये कहते हुए खारिज कर दिया कि खालरा का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद 16 जनवरी 1995 को खालरा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलासा किया कि 1984 से लेकर 1994 के बीच 400 शव पट्टी में, 700 शव तरनतारन में और 2000 शव दुर्गियान मंदिर के शमशान घाट में चोरी छुपे जला दिए गए हैं। अगली सुबह सभी अखबारों में यही खबर थी, क्योंकि उस टाइम ये न्यूज़ सबसे हॉट न्यूज़ थी। इसके ठीक 2 दिन बाद केपीएस गिल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि खालरा जिन युवाओं को गुमशुदा बता रहे हैं वो असल में विदेश चले गए हैं। 19 जनवरी को खालरा ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केपीएस गिल को खुली बहस करने की चुनौती दे डाली। इसके बाद खालरा को धमकियां मिलने लगी। उनकी पत्नी को फोन पर गंदी गंदी गाली दी जाती थी। पुलिस ने उनके घर और हर मूवमेंट पर नजर रखना शुरू कर दिया। फरवरी 1995 में कांग्रेस के एक विधायक ने खालरा को अपने घर बुलाया और समझाया कि गुप्त अंतिम संस्कारों की जांच करना बंद कर दे, लेकिन खालरा ने हार नहीं मानी और अपनी लड़ाई जारी रखी। पीड़ित परिवारों की मदद करते करते उनके खुद के परिवार को दुखों का पहाड़ टूट जाएगा, इसकी उनको बिल्कुल भी खबर नहीं थी। 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह खालरा अपने घर के बाहर गाड़ी धो रहे थे, तभी कुछ लोग आए और उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले गए। बाद में पता चला कि ये लोग पुलिस के अधिकारी थे। करीब 1.5 महीने बाद 27 अक्टूबर को जसवंत सिंह खालरा का शव सतलुज नदी में मिला। उनकी हत्या के बाद पूरे इलाके का माहौल गर्मा गया था। उनके परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। 2005 में कोर्ट ने पंजाब पुलिस के 6 अधिकारियों को दोषी ठहराया और उन्हें 7 साल की सजा सुनाई। बाद में 2011 में हाई कोर्ट ने इनमें से 4 दोषियों की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद कर दिया। आज जसवंत सिंह खालरा की पत्नी परमजीत कौर खालरा उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए पीड़ितों के लिए इंसाफ की जंग लड़ रही हैं और यही कारण है कि परमजीत कौर पंजाब 95 फिल्म के कट्स को नहीं लगने देना चाहती। उनकी कहानी भारतीय लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए लड़ी गई जंग की एक मिसाल है। धन्यवाद।